जय हिंद। आज आइए हम लोग सीखेंगे सेट नंबर 3। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लासेज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और उसे बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो जरूर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, ताकि इस पार्ट में अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में हम थ्योरी पढ़ा रखे हैं तो इस पार्ट में हम आपको थ्योरी नहीं देंगे। इसलिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना जरूरी है। तो जितने भी तमाम एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको सभी को पार्ट 1 पार्ट 2 देखना जरूरी है, देखना चाहिए, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब पहले से हम थ्योरी जानेंगे तो सीखने में मजा आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा के चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 30 तक क्वेश्चन करे थे, आज हम लोग 31 से लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सवाल हम आपको बता रहे हैं क्या वो आपके दिमाग में छप रहा है कि नहीं, है ना। तो बिल्कुल छपेगा। यदि आपके पास थ्योरी है, जबरदस्त कंटेंट है, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, पहला सवाल कहता है 31 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। कहता कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले आप जान लीजिए, आपको समझना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड वृत्त के वृत्त के दो त्रिज्याओं के द्वारा अगर बीच से काट के कोई भाग निकाल लेता है तो प्रत्येक भाग त्रिज्यखंड कहलाते हैं। बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है, छोटा वाला भाग लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। तो कहता थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि त्रिज्या आर है ऑप्शन के साथ, तो इसको आर लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अब इसी को सजा के आपको लिखेगा वो अलग मैटर करता है। ऑप्शन के रूप में देखा जाए तो आपको लिखा हुआ है ऑप्शन में थीटा बटे 270 गुने पाई आर क्यूब। आगे देखिएगा तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो थीटा बटा 270 पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिएगा दूसरा नंबर और चौथा नंबर दोनों सेम हो गया है ना, प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ऐसा एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो पहले हम उसको प्राथमिकता देंगे जो ऑप्शन में फर्स्ट में है। चलिए, तो आप देखिए ध्यान से, दो ऑप्शन सेम टू सेम आ गया है, तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आर भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए कि आर क्यू है, यानी गलत हो गया। पाई आर स्क्वायर है, तो ये ध्यान दीजिएगा 270 है, जबकि होना चाहिए 360, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पाई आर थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर 32 को देखिएगा। 32 नंबर कहता है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान सुनिएगा कि दिया है घन का आयतन, और हम लोग दिए की तुलना दिए से करते हैं, तो घन का आयतन दिया हुआ 125, तो याद रखिएगा घन का आयतन 125 दिया हुआ सेंटीमीटर मीटर क्यूब। आप घन का आयतन जानते हैं भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 125। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिखिएगा भुजा, इधर स्क्वायर में तो रूट में होता था, तो इधर घन में तो क्यूब में हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जब भी किसी का क्यूब निकालते हैं तो अंदर में अगर तीन संख्या सेम होती है तो उसका बदले में एक निकलता है। यानी 125 को 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, अर्थात 125 का घन जो होता है 125 का घनमूल जो होता है वो 5 होता है। तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, 3 मीटर का बदले 1 मीटर, यानी भुजा आ गया। आपसे पूछा गया है कि उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका मतलब किसका, घन का, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, जबकि आपको वक्र बोलेगा
तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ जाएगा 6 गुने 5 का स्क्वायर, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 छकम 150, 150 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, आप 32 का मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। नोट करते चलेंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा नोट पॉइंट, कि घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यू। याद कर लेंगे कि घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, घन का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। इन सारी चीजों पर क्वेश्चन पूछा 10th में, इस सभी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा। घन बनता कैसे है, तो घन का आकृति इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका घन होता है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 33। 33 कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधियां पहले ही पढ़ा चुके हैं, 2 पाई r होता है। तो एक नया वाला है, एक पुराना वाला है। तो ध्यान देना, पहले क्या बोला, पहले नया वाला बोला है, पहले नया बोला है, बाद में क्या बोला है, पुराना बोला है। ठीक है, और कहता है वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। यानी पुराना वाला तो वही होगा ना, 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, इसी को पुराना वाला कहते हैं। याद रखिएगा आज के बाद हमेशा पुराना वाला कहेगा ना या मूल कहेगा, पुराना वाला कहे या मूल कहे, इसका मतलब वही इसका सूत्र में लिख देंगे। तो याद रखिएगा कि पुराना वाला वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। तो नया वाला वृत्त की परिधि कब होगा, 2 पाई r होगा, तो इसका भी 2 पाई r, लेकिन इसकी त्रिज्या को दुगनी करने के लिए कहा है, यानी 2 पाई r को दुगना करने के लिए कहा है। समझ में आ रहा बात। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, का अनुपात पूछा है। तो परिधि का अनुपात, अनुपात को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, अनुपात को हम बटा करके भी लिखते हैं। दोनों तरीका से मैं बता के दिखाता हूँ आपको। बोलेगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा 2r, यहाँ बचेगा r। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू आर अनुपात r बचा, तो r से r भी कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 2:1। लेकिन आइए सेकेंड मेथड को देखिएगा। सेकेंड मेथड को देखिएगा, अनुपात बराबर, नया वाला बोलेगा तो नया को ऊपर और पुराना को नीचे। कहता है फार्मूला तो होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r नया वाला लिखना है, तो 2 पाई r के जगह पर 2r लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या को दुगना करने के लिए कहा गया था। और जबकि पुराना वाला हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो हो जाएगा 2/1। और 2/1 को 2 अनुपात क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। दोनों आपको बनाने का तरीका है, जैसे इच्छा करेगा वैसे आप एग्जाम में बना लेंगे। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिएगा। 34 नंबर सवाल कहता है, 34 नंबर सवाल कहता है कि एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। कहता है बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन क्या होगा। देखिए बाल्टी कुछ इस तरीके का होता है, और ये बाल्टी नहीं है, ये बाल्टी बोला गया है, लेकिन इसे हम छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। याद रखिएगा, इसे बाल्टी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन आपको मैथ के रूप में, आपको ये छिन्नक के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जब शंकु में से आधार के समांतर एक अलग शंकु काटकर अलग कर लिया जाता है, तो शेष बचे भाग को छिन्नक कहा जाता है। ठीक है, तो छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो यही आपको बोला है कि बड़ा वाला के लिए 35 सेंटीमीटर, छोटा वाला के लिए 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बोला है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करें। याद कर लीजिएगा आपको एक चीज कि दिया है, बड़ी आर का मतलब 35, छोटी आर का मतलब 14, और एच का मतलब 40 दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है। आपसे बोला शंकु के छिन्नक का आयतन नहीं पूछ के बाल्टी का आयतन पूछा है। बाल्टी का आयतन बोले या धारिता बोले, बात बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे
बाल्टी का आयतन, बाल्टी का आयतन। तो सूत्र होता है इसका, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, बार बार परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी कि शंकु के छिन्न का आयतन निम्नलिखित में कौन है। तो याद रखिएगा पाई एच बटा 3 इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अगर आपको इतना कैलकुलेशन करने आता तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप बना लेंगे, बस इतना सीख लीजिए। पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू एच का मान हो जाएगा 40 और इसका मान हो जाएगा 3 इंटू बड़की आर का मतलब 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस छोटकी आर का मतलब कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर और प्लस बड़की इंटू छोटकी आर। तो बड़की आर कितना है 35 है और छोटकी आर कितना है 14 है। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे खुद, 22/7 3 गुना 40। चलिए इसको करिए, 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौके 12 यानी 1225 होगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है और इसको गुना करेंगे तो 14 25 70 का 0, हाथ में 7, चौथिया 42, 42 और 7 49, ठीक है। अब इसे आप हल कर सकते हैं, इसे जोड़ना है और गुना करना है। मैं 22/7 गुने 40/3 अगुने, इसको जोड़ के लिखिएगा 1225 196 490, तो आपका आ जाएगा 1911, 1911 आ जाएगा। काटिए 3 से काटिएगा तो 3 6 18 और इसमें बचा कितना 1 तो 11, 3 से 3 किया 9, तब बचा 2, 3 से 21 यानी आया 637। 7 से काट दीजिएगा इसको, 7 से 7 9 63, 91 बार में आ जाएगा। यानी आप गुना करेंगे 22 गुने 40 गुने 91, तो आपको गुना करके आएगा 880 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। देखिए मीठा हुआ है, आप कर लीजिएगा 80 80080 कर लीजिएगा, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कहता है सवाल नंबर 35, कहता कि यदि कोई घटना ई हो तब, यदि कोई घटना ई हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मान क्या होता है। तो आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मान 1 होता है, ये फर्स्ट वीडियो से आपको सिखाए हैं, ठीक ना, कि प्रायिकता का होना और प्रायिकता का ना होना का मान क्या होता है 1 होता है। चलिए सवाल नंबर देखिएगा 36 नंबर सवाल, कहता निम्न में से कौन सी घटना किसी का प्रायिकता नहीं हो सकती है। 2/3 माइनस में 15, 15% और 0.7%। आप देखिए ध्यान से, ये वाला मान हम कहे थे आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको डायरेक्ट हम बताया था कि प्रायिकता का मान अगर माइनस में हो तो वह कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो आपका आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी को 15% को 15/100 लिखते हैं, तो ये तो 1 से छोटा है कि नहीं है। मैंने कहा था कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है और माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 पढ़ा रखे हैं। सवाल नंबर 37 को देखिएगा, कहता कि 5,3,7,6,4,2,1 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का परिभाषा होता है कि जब किसी चरमान को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं तो उसके ठीक बीच वाले मान को माध्यिका कहा जाता है। तो इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सजाने पर सजा लीजिए। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये सज गया। ठीक इसके बीचों बीच में कौन सी संख्याएं हैं, ठीक इसके बीचों बीच में 4 संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा सजाने के बाद बीच में आएगा वो मेरी माध्यिका कहलाएगी। अगर मान लिया सजाने के बाद, देखिए ध्यान से, अगर सजाने पर आपका कुछ इस तरीके का मान आ जाए तब आपका 12 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको सजाने के बाद इस तरीके का हो जाए तो बीच में कौन कौन है, बीच में 12 और 15, तो 12 15 को जोड़ के आधा कर दीजिएगा,
12 15 को जोड़ के क्या कर लीजिएगा, आधा। विषम रहेगा तो सीधे बीच वाला, और सम रहेगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 38। 38 नंबर कहता है एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या है। हम जानते हैं कि पासा को डाइस कहते हैं, ठीक है। और पासा पर क्या क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 5 और 6 लिखा होता है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की प्रायिकता 3 हो। तो सोचिए कि इसमें 3 कितना बार है, 3 कितना बार इसमें सोचिए खुद से। तो 3 इसमें जो है वो केवल एक बार है, तो बोलेंगे 1 बटा कुल परिणाम कितना है 6। टोटल परिणाम परिणाम को नीचे रखते हैं और जो एक बार आया उसको ऊपर रखेंगे, तो 1 बटा 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखेंगे। सवाल नंबर सॉरी 39 को देखेंगे। कहता किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए कॉमा बी का मसा ए कॉमा बी का लसा किसके बराबर है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ा रखे थे कि ए और बी का मसा, ए और बी का मसा गुना गुना ए और बी का लसा, ए और बी का लसा माने ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या है। तो हम आपको बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा पढ़ाए थे, आपको याद होना चाहिए। लसा गुने मासा, तो आज उल्टा पूछा है कि लसा गुने मासा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा ए है और दूसरी संख्या हमारा बी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गुना बी। और ए गुना बी जो आपका होगा करेक्ट आंसर होगा, लसा गुने मासा बराबर आपका हो जाएगा ए गुना बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 40 को समझिएगा। सवाल नंबर 40 को देखिएगा। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, तो कहता है कि 1 बटा अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा चाहे कुछ भी करके, आप सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्य का गुणनफल। ए का मान 1 होता है, बी का मान -5 हो जाएगा, सी का मान 7 हो जाएगा। तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान भी माइनस में और ए का मान 1 तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा सी बाई ए, और सी का मान हो जाएगा 7, ए का मान हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 7। अब इसका मान निकालेंगे, आइए निकालते हैं। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो प्लस बीटा, और बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान अगर देखिएगा तो आएगा -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिएगा तो 7। किसी और 41 नंबर सवाल। कहता 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। ये पहला वीडियो में हम दिखाए थ्योरी है ना, कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, लिखवा चुके हैं। जबकि लगातार सम संख्या रहेगा तो अभाज्य संख्या 2 होगा, एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। अगर अभाज्य संख्या कभी भी कैसा भी हो, लेकिन कहीं का भी हो, ऐसा नहीं कि लगातार हो, कहीं से अभाज्य संख्या उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। और जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 42 देखिएगा। 42 क्या कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो याद रखना एक बार ध्यान से, नोट पॉइंट बताता हूं। आंसर इसका 2 होगा, आंसर इसका क्या होगा 2, लेकिन नोट पॉइंट याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा। दूसरा द्विघात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये पूछा हुआ एग्जाम में है, ये वाला पूछा हुआ है, दोनों का दोनों रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है उसके केवल 1 शून्यक होते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसके 2 शून्यक होते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है उसके 3 शून्यक होते हैं,
जिसका अधिकतम घात मैंने पावर 4 होता है उसे 4 शून्य होते हैं। बोलेगा इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो द्विघात के लिए पूछा आपसे ना कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो द्विघात में सबसे मैक्सिमम पावर कौन है 2, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगर त्रिघात बोलेगा तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब अगर कोई बोल देगा कि x प्लस 2x के कितने शून्यक होंगे, इसका कितने शून्यक होंगे, बोलेंगे एक शून्यक होगा क्योंकि इसका पावर क्या है एक है, नहीं कुछ तो इस बात को कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया हमने कि जिसका एक घात होगा उसके एक शून्यक होंगे, जिसका दो घात होगा उसके दो शून्यक होंगे, जिसका तीन घात होगा उसके तीन शून्यक होंगे, जिसका चार घात होगा उसके चार शून्यक होंगे। कंप्लीट हो गया होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ये सब थ्योरी पढ़ाया हुआ है। कहता है क्वेश्चन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। विद्यार्थी जी अगर आप पढ़े होंगे पहला वीडियो, तो मैंने पहला वीडियो दूसरा वीडियो सब वीडियो में मैंने मतलब क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो जब क्वेश्चन रिपीट करेगा तो थ्योरी हम एक बार पढ़ा चुके हैं, है ना। क्या पढ़ाए थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। इसे हम विरोधी समीकरण कहते हैं, इसके कोई हल नहीं होते हैं, इसका ग्राफ समांतर होता है, इसे असंगत समीकरण कहते हैं। तो आपसे ऑप्शन पूछेगा जो बताइए क्या कहता है, इसका कोई हल नहीं है, इसके एक अद्वितीय हल है, अनेक हल हैं, दो हल हैं, तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके कोई हल नहीं होंगे। आप एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, इसका ग्राफ समांतर होगा, इसे असंगत समीकरण कहते हैं, इसे विरोधी समीकरण भी कहते हैं, विरोधी समीकरण भी कहते हैं। ये इसका पॉइंट हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, इसे नोट करते चलेंगे आप। देखिए आगे कहता है सवाल नंबर 44, 44 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आइए समझाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में मिलाइएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। बी में देखिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0। सी में देखिएगा तो x प्लस 3 बटा x बराबर एक्स स्क्वायर। डी में देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब इसको सुनिएगा ध्यान से, इसमें से कहता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। याद रखिएगा जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, मैक्सिमम पावर 1 होगा उसका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अभी मैंने समझाया कि दो घात होना जरूरी है अगर द्विघात होना है। तो सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि इसको गुना करिएगा, देखो हल नहीं करते हैं, हल करिएगा दिक्कत हो जाएगा। इसको गुना करेंगे x गुना x तो x स्क्वायर आएगा ना, यानी मैक्सिमम पावर 2 आएगा, इसलिए द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। आपको खोजना है कौन द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन इसको कैलकुलेशन करके देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ये द्विघात बहुपद नहीं है। आइए एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। x प्लस 3 बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हल कीजिएगा तो x आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जाएगा, देखो ध्यान से, तो 3 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर बटा 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स तो एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3, इधर लेके चलाइए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखिए तो इसका मैक्सिमम पावर कितना आया 3। अभी ना सिखाए हैं कि जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है उसे क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे, द्विघात नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अगला देखिएगा 45, सवाल नंबर 45 को देखिएगा। 45 नंबर सवाल कहता है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है। देखिए अभी कल का थ्योरी है इसका, क्या बताए थे कि कोई ग्राफ, कोई क्या हुआ, कोई ग्राफ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक बिंदु पर काटती है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी है, तब ना एक बिंदु पर काट रहा है। कोई ग्राफ एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होता है। तो याद रखिए ऑप्शन से लिखा हुआ है इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। आंसर आपका हो जाएगा
केवल एक हल होंगे, इसी को बोला जाता है, या अद्वितीय हल होंगे। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए इसके साथ साथ सब चीज पढ़ लीजिए। इसे हम लोग अविरोधी अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और इसके शर्त आपको पता होना चाहिए, a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। ये सारी चीजें आपको पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा रखा था। तो आज 45 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हो चुका है, और मैं 15 क्वेश्चन कुछ दिन तक आपको सोल्व कराऊंगा, फिर बीच में लाऊंगा 50-50 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। तो सेट कब मजा आएगा पढ़ने में, जब कुछ कुछ थ्योरी हम पढ़ा देंगे आपको, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, चीजों को सीखने में ज्यादा मजा आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितना ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमारा एनर्जी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें अपने क्षेत्र में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, नंबर ला करके अच्छा दिखा दें कि हम भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से एक हैं। और ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से संभव है, वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षा के साथ जुड़े रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।